वो जातक कथा के दशरथ जातक की कहानी बता रहे हैं, डांस प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका वाल्मीकि रामायण से कोई संबंध नहीं कि राम का जो कैरेक्टर है झूठ बोलना, वो सत्य वचने नहीं था, झूठ था। शंभु की हत्यारा था, दो भाइयों में झगड़ा लगाने वाला था, हत्याकांड करवाने वाला था, युद्ध कराने वाला था। ये कैरेक्टर थाईलैंड के लोग क्यों स्वीकार करेंगे? थाईलैंड के लोग तो बुद्धिज्म को स्वीकार कर रहे हैं। मीडिया प्रधानमंत्री को माध्यम करके मूर्ख बना रहा है, या बीजेपी नरेंद्र मोदी को आगे करके भारत के और दुनिया के लोगों को मूर्ख बना रहा है। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं जातक कथाओं के ऊपर और स्पेशली दशरथ जातक कथा। सो स्टे टिल द एंड क्योंकि आज हमारे साथ में है डॉक्टर विलास खरात सर, जो कि इस सब्जेक्ट पे काफी एक्सपर्ट है और उनकी इस पे बहुत सारी स्टडीज है। और उन सब चीजों पे चर्चा करने के लिए और जानने के लिए कि दशरथ जातक कथा होती क्या है, हम लोग चलते हैं विलास सर के पास में। सर, वेलकम टू द शो सर। यस। सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि जातक कथा होती क्या है और इसका बुद्धिज्म में क्या महत्व है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है और त्रिपिटक में अविभाज्य अंग जातक कथा है। जातक का अर्थ होता है जन्म की कथा। किसकी जन्म की कथा? बोधिसत्व के जन्म की कथा। बुद्ध बनने के पूर्व की बोधिसत्व की जो लाइफ है, तो उसकी बोधिसत्व बनने की, बुद्ध बनने की पूर्व की अवस्था उसमें दर्शाई गई है। अच्छा, ओके। त्रिपिटक में इसका क्या महत्व दिखाया जाता है कि त्रिपिटक में इसे कहीं रिलेट किया जाता है कुछ? बुद्धिज्म का जो मेन फिलोसॉफी भव चक्र है या आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वही जातक कथाओं के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है। ओके। यानी एक जातक कथा में एक गुण तत्व लिया गया है, दान पारमिता। तो दान पारमिता को ध्यान में रखकर वो प्रेजेंट किया गया है। ओके। या राजा को धम्म के अनुसार कैसे आचरण करना चाहिए, जातक कथाओं में कैसी उसका स्तर है और उसका बुद्ध के जीवन के साथ क्या रिलेशन है जी। तो उसके 3 स्तर है। ठीक है। पहला स्तर आता है, कोई प्रॉब्लम उपस्थित हुई है, चाहे वो भिक्षु के जीवन के संबंध में है, चाहे या उपासक के जीवन के संबंध में है, या भिक्षु संघ आपस में किसी प्रॉब्लम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो उस समय पर तथागत बुद्ध से वो मार्गदर्शन चाहते हैं। ओके। तो मार्गदर्शन के तौर पर फॉर एग्जाम्पल जातक कथा बुद्ध के मुंह से बताई जाती है। ओके, तो इसमें जो हीरो होते हैं, जो बता रहा है व्यक्ति, वो बुद्ध खुद होते हैं। बुद्ध ही होता है। ओके। यानी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझाने के लिए पूर्व की जो कथा है, बोधिसत्व की जो कथा है, बुद्ध बनने की पूर्व की बुद्ध की जो लाइफ है, वो कथा, उस कथा के माध्यम से वो बताई जाती है और उसका एंड फिर बुद्ध के द्वारा निचोड़ के तौर पर बताया जाता है कि इस जातक कथा में ये जो बोधिसत्व था मई था। हाँ। ये व्यक्ति था, ये आनंद था, ये व्यक्ति था, ये धम्म परिषद था, भिक्षु संघ था, हाँ। या ये विलन था, ये देवदत्त था। इस तरीके से बताया जाता है। जैसे अगर हम समझने के लिए अगर समझा जाए तो तथागत जो है वो साकेत जाते हैं। ठीक है। साकेत एक बौद्ध नगरी है, तो उस जगह पर तथागत का एक शिष्य उन्हें मिलने नहीं आता। तो बुद्ध उसको पूछते हैं दूसरे शिष्य को कि वो मिला क्यों नहीं। ठीक है। तो वो उनको बताता है कि तथागत, उसके पिताजी का निधन हो गया है, इसलिए वो अत्यंत शोककुल अवस्था में, यहाँ तक कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। ठीक है। तो बुद्ध बोलते हैं, अरे उसको धम्म ही समझ में नहीं आया, सब अनित्य है, ये उसको कैसे समझ में नहीं आ रहा है। बराबर। तो तथागत को वो शिष्य कहता कि आप ही समझा सकते, दूसरा कोई समझा नहीं सकता। तो बुद्ध उस शिष्य को पिता का शोक वाली कथा, बोधिसत्व राम, पंडित राम के संबंध की, जीवन की संबंध की एक कथा, उन्हें भी पिता का शोक होता है, उसके संबंध में एक कथा बताते हैं। अच्छा, ओके। तो इसके साथ आप एक घटना, एक समस्या को आधार बनाकर आप उस कथा के द्वारा अनित्यता का बोध करा रहे हैं। बराबर। जो पैदा होता है, हाँ, वो एक न एक दिन मरता ही है। सही बात है सर। बराबर। सर, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या जातक कथाओं को आर्कियोलॉजिकल लेवल पे या फिर कहीं ऐसे दिखाया भी गया है
या बताया भी गया है, उसके कोई सबूत हमें मिलते हैं? जातक कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, या जातक कथाओं को माइनस कर दिया जाएगा तो त्रिपिटक की गुम हो जाएगी। अच्छा। यानी जातक कथाएं इतनी महत्वपूर्ण है, कोई तिजोरी है और उसमें अमूल्य धन रखा है, हाँ। और वो तिजोरी की चाबी गुम हो जाए, अच्छा। तो वो चाबी का रोल जातक कथाएं कर रही है। ठीक है। बौद्ध धर्म की बातें आसान तरीके से लोगों को समझाने की दृष्टिकोण से वो जातक कथाएं है। लगभग 550 जातक कथाएं है, जी। और वर्तमान में उपलब्ध 547 है। ठीक है। कोई जातक कथा रिपीटेडली आई है तो वो काउंट में 550 हो जाती है, ठीक है। मगर आज अवेलेबल में 547 जातक कथाएं है। ठीक है। उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है क्या? उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। कहाँ पर है? पूरे भारत भर में फैला हुआ है। ठीक है। तो जो 84,000 स्तूप अशोक राजा ने बनाए थे, उन सभी 84,000 स्तूपों के कठड़े पर, प्रवेश द्वार पर, मेन दीवार पर अशोक राजा ने शिल्पांकन करके जातक कथाओं को प्रस्तुत किया है। जी। जातकों का इतना प्रभाव लोगों के दिल दिमाग पर रहा कि मैक्स मुल्लर जैसा एक बड़ा इंडोलॉजिस्ट, उसने एक लेक्चर में इस बात को एग्री किया कि पूरे यूरोप के लोगों पर जो क्रिश्चियनिटी के द्वारा ही क्यों ना हो, कुछ जातक कथाएं नाम बदलकर, पात्र बदलकर क्रिश्चियनिटी में घुस गई है। यानी मैक्स मुल्लर तक कहते कि हमारे ऊपर, भले हम क्रिश्चियन है, मगर हम क्रिश्चियन, यूरोपियन क्रिश्चियन लोगों के ऊपर भारत के बुद्धिज्म का डायरेक्टली कैसे प्रभाव है। तो उन्होंने ये बात को एग्री किया। उन्होंने ये भी एग्री किया कि अरब कंट्रीज में जो कथाएं गई वो भी जातक कथाओं के द्वारा गई। करेक्ट। तो दुनिया के जाने माने इंडोलॉजिस्ट के तौर पर उनका ये योगदान है। दूसरा, प्रोफेसर वेबर, इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में ऑन द रामायण एक किताब लिखा, और इसमें उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि जातकों का परिणाम दुनिया पर फैल गया था, और उसी तरह ब्राह्मणों पर भी इसका गहरा प्रभाव हो गया। तो ब्राह्मणों ने भी जातकों की चोरी करके रामायण लिखा। ऑन 1871 में ये किताब सामने आई। ओके ओके सर, इसमें हम लोग देखते हैं कि रामायण को जैसे कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण ने लिखी, पर हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल रीजन्स में अलग अलग कैरेक्टर के तौर पे दिखाया जाता है, कहीं कहीं कुछ और अलग अलग लैंग्वेजेस में करीबन 100 से ऊपर की रामायण ही होगी। तो इसका एक उल्लेख हमें जातक में दशरथ जातक कथा के तौर पे दिखता है। तो जातक कथा क्या इस रामायण से पहले लिखी गई है, और इसका इस रामायण से और दशरथ जातक कथा से कुछ लेन देन है? जो बातें इंडिया में प्रोपोगेट की जाती है, वो प्रोपोगेट करने वाले लोग 2017-18 के बाद झूठा प्रोपोगंडा किया कि रामायण दुनिया में प्रस्तुत की जाती है। अगर दुनिया में रामायण प्रस्तुत की जाती है तो दुनिया में उनका वैदिक धर्म क्यों नहीं फैला, बुद्धिज्म ये क्यों फैला? अगर दुनिया में इनको इतनी मान्यता है, ठीक है, उनके कैरेक्टर को, तो दुनिया में वैदिक धर्म की कथा बोल के प्रमोट किया जाता है क्या? वो इस सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे। क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी एक विदेश यात्रा पर गए थे और उन्हें एक किताब भेंट की गई थी, वो त्रिपिटक थी, मगर इधर उनके आईटी सेल ने प्रमोट किया कि वो महाभारत रामायण की कॉपी भेंट कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज में। तो इतना झूठा बोल रहा है। तो सच्चाई ये नहीं है, बल्कि वह दशरथ जातक कथा की एडिशन है जो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग देशों में फैलाई गई है। ओके ओके, ये दशरथ जातक कथा मतलब क्या है सर? बेसिकली बोधिसत्व की एक कथा है, या हिस्टोरिकल जो सिद्धार्थ बुद्धा है उसका ग्रह त्याग के साथ जुड़ी हुई कथा है। ठीक है। जिसे पाली साहित्य में कहा जाए महा भीष्क्रमण। ओके। यानी बुद्ध का ग्रह त्याग। ठीक है। तो हिस्टोरिकल जीवन में बुद्ध ने ग्रह त्याग किया है, बहुत कष्ट से है, बराबर है, ज्ञान प्राप्ति के लिए, बराबर है, ग्रह त्याग करना। और इधर अभी हम पहले समझते हैं एज तुलना करके। अभी ये बात भूल जाइए कि भारतीय समाज में एक वाल्मीकि रामायण प्रस्तुत किया, उस नजर से हम बुद्धिज्म को नहीं देख सकते। ठीक है। मगर आपने जो अभी क्वेश्चन खड़ा किया
उस क्वेश्चन एक बात का जवाब मुझे देना उचित लग रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि रामायण पहले था, फिर बौद्ध साहित्य बाद में है, राम पहले था, बुद्ध बाद में है। जी। तो रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र मिलता है। रामायण में, रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, उस रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र मिलता है। ओके। और महाभारत जो है, हाँ। उसमें बुद्ध का 130 बार जिक्र मिलता है। ओके। तो ये बात, ये एविडेंस, ये आंकड़े, ये सबूत ये सिद्ध कर रहे हैं कि अगर बुद्ध बाद के होते तो फिर रामायण में जिक्र करने की जरूरत क्या थी। सही बात है। यानी बुद्ध पहले है, बुद्ध पहले, इसीलिए आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो। एक तरफ बुद्ध को तुम विष्णु का अवतार घोषित कर रहे हो, रामायण में बुद्ध को चोर कहा है, यानी तुम उनको अवतार भी मान रहे हो और दूसरी तरफ चोर भी कह रहे हो। यानी भयंकर कैरेक्टर हुआ ब्राह्मणों का। एक बात ये है। दूसरा बात ये है कि इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि बुद्ध का जीवन कितना प्रभावकारी है कि ब्राह्मणों को भी चोरी करने के लिए लालसा पैदा हुई। मूल जातक कथा में दशरथ जातक कथा एक कथा है और दूसरी एक जातक कथा है जिसमें भी ग्रह त्याग की कथा है। सौतेली मां के कारण धर्मदेय क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन है। वो कथा से हुआ, वो भी उसमें भी सौतेले भाई ग्रह त्याग करते हैं, इस ऐसी कथा है। मगर यक्ष पकड़ता है और यक्ष सवाल करता है, फिर उस कथा से महाभारत में यक्ष प्रश्न लिया है। ओके। मगर उसमें ग्रह त्याग की एक कथा है। मूल दशरथ जातक कथा की जो कैरेक्टर है, पिता का नाम दशरथ है, ठीक है। बड़े पुत्र का नाम पंडित राम है, ठीक है। पंडित यानी बड़ा है, ज्ञानी है, इसलिए बोधिसत्व पता चलना चाहिए। पंडित शब्द भी ब्राह्मणों का नहीं है, पंडित शब्द जो बौद्ध अरहत होते उनका है। ठीक है। तो उनका दूसरा भाई लखन है, उनका एक बहन जो है वो सीता है। बहन है, बहन, इसमें बहन जो है वो सीता है। हाँ। और एक सौतेला भाई जो है वो भरत है। ओके। तो आप ये सारे कैरेक्टर को याद करोगे और ये संस्कृत टेक्स्ट को लोगे वाल्मीकि रामायण में, ये सारे कैरेक्टर इसमें दिखाई देते हैं जी। इसमें दशरथ की पत्नी मर जाती है बच्चे पैदा होने के बाद, जैसे सिद्धार्थ की मां मर जाती है, बराबर है। तो दूसरी महिला के साथ वो शादी करता है, तो उससे उसको एक बच्चा होता है। बराबर है। पहली औरत से उसको 3 बच्चे हैं, राम, लखन और सीता। हाँ। दूसरी महिला से उसको दूसरा बच्चा पैदा होता है, वो भरत होता है। जब वो पैदा होता है तो उसकी पत्नी उसको कहती है, राजा खुश होकर कहता है कि तू मुझसे कोई गिफ्ट मांग। तो वो कहती है अभी नहीं मांगूंगी। वो बोलता राजा का वचन है, राजा नहीं मुकरेगा, तू मांग को देख। तो वो बोलती है मैं अभी नहीं मांगूंगी, उचित समय पर मांगू। बराबर है। बच्चा बड़ा होता है तब वो राजा को डिमांड करती कि आपने मुझे वचन दिया था तो मेरे बेटे को राजगद्दी का वारिस बनाओ। तो राजा परेशान होता है और उसको शंका होने लगती है कि ये सौतीली माँ होने के नाते या तो मेरी मोहर का गलत इस्तेमाल करेगी या मेरे श्रेष्ठ बच्चे को जहर देकर मार डालेगी। तो वो अपने बच्चों के साथ मीटिंग करता है और उनको कहता है कि 12 वर्ष तुम वनवास में जाओ, ठीक है, तब तक मैं जिंदा रहूंगा। उनका बुद्धिस्ट लोगों का रूल है कि बड़ा बच्चा ही राजा बन सकता है, सेकंड थर्ड नहीं बन सकता। ठीक है। उनके मृत्यु के बाद वो राजा के अधिकारी हो सकते, इसीलिए राजा ने शर्त रखा कि तुम 12 साल बाद आ जाना। वो चले जाते हैं, तो साथ में वो अकेला जाने की वजह लखन और सीता भी उसके साथ जाते हैं। ठीक है। और 9 वर्ष गुजर जाते हैं। 9 वर्ष बाद राजा मर जाता है। ठीक है। तो भरत अपनी सेना के साथ जंगल में जाता है और अपने बड़े भाई पंडित राम को ढूंढ लेता है। तब लखन और सीता जंगल में कुछ खाद्यान्न लेने के लिए गए होते हैं। ये बात वो उसको बताता है और अब आइए आप राजबाट संभालिए, ऐसा डिमांड करता है। अच्छा। थोड़ी देर बाद लखन और सीता आती है। हाँ। तो पंडित राम भरत को कहता है कि
वो दोनों बहुत इमोशनल है, तो वो ये दुख नहीं सह पाएंगे, तो मैं अपने ढंग से उन्हें बताता हूँ। तो उन्हें लेट क्यों हुआ ये कहकर उन्हें पानी में खड़ा करता है राम, और उनको अपने पिता की मृत्यु की खबर देता है। ये सुनकर ही वो आलाप करते हैं, रोने लगते हैं और पानी में गिर पड़ते हैं। ठीक है। फिर दोबारा होश में आते हैं, फिर दोबारा उनको ये याद आता है तो दोबारा गिरते हैं, फिर 3 बार गिरते हैं। तो बोधिसत्व राम ने फिर उनके शोक जन्य स्थिति को ध्यान में रखकर 10 धम्म उपदेश किया। अच्छा। उसमें शब्द प्रयोग है धम्म उपदेश। कौन से? 10 धम्म उपदेश। ठीक है। उसमें 10 प्रतीक के तौर पर बताया, और वो सारे धम्म उपदेश में एक ही सूत्र है कि जीवन अनित्य है। बराबर है। जन्मा हुआ व्यक्ति मरना तय है। तो उन्होंने फूल का उदाहरण दिया, उन्होंने फल का उदाहरण दिया, उन्होंने पंछी का उदाहरण दिया, उन्होंने आर्मी मैन का उदाहरण दिया, उन्होंने बुढ़ापे का उदाहरण दिया। तो कई उदाहरणों से उन्होंने उसमें यह सिद्ध किया कि अनित्य है, और वो कन्विंस होते हैं, इंक्लूडिंग भरत, लखन और सीता कन्विंस होते हैं और शोक के बाहर जाते हैं। उस उपदेश में ये तक कहा, अगर हम सभी रोने से हमारे पिता अगर वापस आते हैं तो हम फिर जोर जोर से रोएंगे, क्या वो वापस आएंगे क्या? तो वो कहते नहीं आएंगे। तो फिर क्यों नाटक करते हो? ये रोना धोना ही एक नाटक है, तुम उस बात को स्वीकार करो, यही धम्म है। ओके। लास्ट में वो कहता है कि आप आइए। हाँ, जो 10 धम्मोपदेश है, ये 10 धम्मोपदेश पाली में गाथा के तौर पर, ठीक है, और वाल्मीकि रामायण में वही धम्म काना मात्रा बदले बगैर वही 10 धम्मोपदेश वाल्मीकि रामायण में संस्कृत में ट्रांसलेट किए हुए पाए गए। अच्छा। तो चोरी हम इसको कह रहे हैं, इस बात का एक सबसे बड़ा एविडेंस है कि बोधिसत्व राम के अनित्यता का सिद्धांत अगर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि का राम बता रहा है तो वो क्या वो बुद्धिस्ट है? ये सवाल खड़ा होता है। कई बार लोग बोलते हैं सर कि वाल्मीकि तो एक दलित समाज से आते हैं, उन्होंने लिखे है रामायण। हाँ, वो एक मुद्दा है, उस पर हम वो एक बहस का मुद्दा है, इसका इस एपिसोड में हम उसका समाधान करेंगे जी। तो लास्ट में वो कहते कि आप आइए राज कीजिए, तब बोधिसत्व पंडित राम कहते कि अब 3 साल तो मुझे रुकना है, तुम इन लोगों को लेके जाओ। तो कहता है तुम्हारे बगैर राज नहीं चलेगा। तो कहता है कि तुम्हारी पादुका दो जिससे हम राज चलाएंगे। अच्छा। तो उसकी पादुका भरत लेके जाता है। ऐसी बोधिसत्व की जीवन की कथा है। 12 साल बाद बोधिसत्व राम अपने नगर में वापिस आता है। वो नगर उन्होंने वाराणसी दिखाया है। घटना एपिसोड साकेत की है, यानी साकेत की जुड़ी हुई कथा है, बराबर, मगर जातक कथा वाराणसी में दिखाई गई है। ओके। तो राजा वापस आता है और फिर राम राज्य शुरू होता है, यानी बौद्धों का भी एक राम राज्य है जो अनित्यता का बोध कराता है और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के ऊपर राज करने वाला राम राज ये उसमें दिखाया। और लास्ट में बोधिसत्व राम की कथा बुद्ध एक्सप्लेन करते हुए लास्ट में बताते हैं राम तो मैं ही था, पंडित राम तो मैं ही था, सीता राहुल माता थी, दशरथ सिद्धोधन थे, बराबर, आनंद जो था वो लखन था। ये कहानियों के द्वारा बताता। मंत्रिमंडल धम्म परिषद था, बराबर है। तो उस कहानी से ये प्रमाणित हो गया कि मूल बीज कथा दशरथ जातक कथा है, जिसकी चोरी करके ब्राह्मणों ने वाल्मीकि रामायण रचाया। करेक्ट करेक्ट सर। इसमें हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर की अदला बदली है, जैसे सीता यहाँ बहन है लेकिन सीता वहाँ पत्नी के तौर पे आती है। तो ये रामायण जो है ये चलन में हम देखते हैं 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में काफी ज्यादा इसके नाटक बनते थे और लोग उसको प्रचार प्रसार करते थे। तो कब से आपको इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता दिखा बेसिकली? हंस बेकर को, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडोलॉजिस्ट है संस्कृत लिटरेचर का, उसको अयोध्या के ऊपर रिसर्च करने के लिए काम पर लगाया। ठीक है। ब्राह्मणों ने, भारत के ब्राह्मणों ने। ठीक है। उसमें बीजेपी के ब्राह्मण थे और उसने जो अयोध्या पर रिसर्च किया आज तक उसको भारतीय भाषा में नहीं लाया, क्योंकि वो ऑथेंटिक रिसर्च है, भारत के लोगों को पता न चले इसलिए हंस बेकर के उस रिसर्च को भारतीय भाषा में नहीं लाया, मराठी में नहीं लाया, हिंदी में नहीं लाया। मगर अयोध्या का सबसे बेहतरीन रिसर्च हंस बेकर ने किया।
जिसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी हंस बेकर का जिक्र आया, मगर मूल संदर्भ को छोड़ दिया। हंस बेकर कहता है कि बुद्धिस्ट प्लेस है। ओके ओके। दूसरा, हंस बेकर ने, पोलॉक ने, ये दो बड़े इंडोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस बात को मान्यता दिया है कि महाराष्ट्र का एक बड़ा ब्राह्मण इंडोलॉजिस्ट हुआ है और उसका नाम है आरजी भांडारकर। आरजी भांडारकर, ओके। आरजी भांडारकर ने 1913 में ये जो भक्ति कल्ट है इसके ऊपर एक रिसर्च किताब लिखी। ठीक है। उस किताब में रामा कल्ट और कृष्णा कल्ट कब आया, क्योंकि उसको रिसर्च करना था। सही बात है। तो ब्रिटिश पीरियड में 1913 में आरजी भांडारकर ने अपने रिसर्च में ये बात को मान्यता दिया कि 13वीं 14वीं शताब्दी तक राम कल्ट वस्तुत वजूद में ही नहीं था। अच्छा। भांडारकर जो बड़ा इंडोलॉजिस्ट है उसने ये बात को मान्य किया कि राम कल्ट जो है वो 13वीं 14वीं शताब्दी तक अस्तित्व में ही नहीं था। ओके। तो उसको आधार बनाकर हंस बेकर और पोलॉक कहते हैं जब अस्तित्व में ही नहीं था तो राम मंदिर होगा कैसे। बराबर है, सही बात है। सर, इसमें राम मंदिर की तो बात हो गई, लेकिन फिर ये आया कब? रामायण का प्रचार प्रसार आपको कब से दिख रहा है फिर बेसिकली? रामायण और महाभारत के सिलसिले में दुनिया के जाने माने लोगों का, जिसमें अल्फ्रेड बिटल है, फिट्जगेराल्ड है, मैडलिन बिराड्यू है, प्रोफेसर वेबर है, फॉस्वेल एक बड़े इंडोलॉजिस्ट थे और उन्होंने 6 वैल्यूम में जातकों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया पहली बार। ठीक है। और 1871 में दशरथ जातक कथा को फॉस्वेल ने, या ब्रिटिश काल में, उसको सेपरेट पब्लिश किया। उसकी कॉपी आज भी अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है। जब हम ये दिखाएंगे तो आप एडिट करते समय उसकी स्क्रीन पर दिखाइए हमारे दर्शकों को उस कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। उसका हेडिंग है, फॉस्वेल ने जो प्रसिद्ध किया, दशरथ जातक। ऊपर हेडिंग है दशरथ जातका, अ स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट किंग ऑफ रामा। ओके, बुद्धिस्ट किंग ऑफ रामा। यानी लोगों को ये मालूम है ना वाल्मीकि रामा, मगर दशरथ जातक कथा वो उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। करेक्ट है। ये सेपरेट है। तो इसको प्रेजेंट किया गया और ट्रांसलेट किया गया। पाली समझ में आनी चाहिए, इसीलिए उसको अंग्रेजी वर्ड में पाली को लिखा गया। बराबर। ताकि लोगों को समझ में आए पाली वर्ड क्या है। ओके। तो उसको पहली बार प्रेजेंट किया गया 1870 में। इसके पहले प्रोफेसर वेबर के द्वारा ऑन दी रामायणा नामक फ्रेंच लैंग्वेज में किताब आई। ठीक है। और उस किताब से तहलका मच गया यूरोप में और पूरी दुनिया में। उस किताब से भयंकर तहलका मच गया और प्रोफेसर वेबर ने ये एटम बॉम्ब डाल दिया कि आप जिस भ्रांति में थे रामायण का भारतीय समाज में बहुत प्रभाव है वगैरह वगैरह, तो वो उन्होंने पर्दाफाश कर दिया और उन्होंने सबूत के साथ ये सिद्ध किया कि वाल्मीकि रामायण ये बौद्धों के दशरथ जातक कथा की चोरी है। Okay. उसके पूरे रिसर्च से उन्होंने विथ एविडेंस प्रूव कर दिया। दूसरी बात उन्होंने ये प्रमाणित कर दी गई कि श्रीलंका एक बौद्ध देश था और रामायण पर्टिकुलरली साउथ इंडिया को दिखाता है और महाभारत जो है वो नॉर्थ इंडिया से लेकर गांधार तक लेके जाता है। करेक्ट है। यानी महाभारत बौद्ध धर्म का जहां प्रभाव है उन प्रभाव को ध्यान में रखकर लिखा गया। उसमें ये तक लिखा गया प्रोफेसर के वेबर के द्वारा कि रामायण में शक, कुषाण, हून का जिक्र मिलता है। तो उन्होंने इंटरप्रेट किया कि वो उस पीरियड में डेवलप हुआ है। अच्छा। ओके। वो उस पीरियड में डेवलप किया गया, कुषाण पीरियड के दौरान। तो कुषाण पीरियड में 3rd सेंचुरी या 4th सेंचुरी में वो डेवलप हुआ है। तो त्रिपिटका बुद्ध काल में ही लिखे गए, त्रिपिटका को ध्यान में रखकर ये लिखा गया है, ये ऐसा उनका मानना है। ओके। आर्कोलॉजिस्ट कनिंघम
या तमाम आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा अगर मान लिया जाए तो आफ्टर बुद्धा, आफ्टर अशोका के बाद ही सेकंड सेंचुरी के बाद रामायण लिखी गई है। अच्छा। सुवीरा जायसवाल जो बाबरी मस्जिद के इस मामले में साक्षीदार थी, ठीक है, वो भले ही बीजेपी की तरफ से बोली होगी, मगर उसने शैविज्म वैष्णविज्म के ऊपर एक किताब लिखी है। उसके अंदर उसने इस बात को मान्यता दिया है कि रामायण जो है फर्स्ट सेंचुरी और सेकंड सेंचुरी में बनी है, वो प्री बुद्धा नहीं है, आफ्टर बुद्धा है। ये बात भी उसने मान्य की है। तो आर्कोलॉजी के तौर पर अगर देख लिया जाए तो सांची में लगभग 30 जातक कथाएं आपको मिली है। अमरावती में भी दशरथ जातक का शिल्प मिला है, सांची में भी मिला है। बराबर। अजंता में रामायण के कुछ कैरेक्टर की जातक कथाएं अजंता में भी आप पाई जाती है। तो अजंता से प्रभावित होकर, सांची से प्रभावित होकर वो उन्होंने लिया है। जैसे मूल दशरथ जातक में हनुमान नहीं है, बराबर है, मगर वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव और हनुमान है। तो ये कैरेक्टर कहाँ से आया? दोनों भाई थे या बंदर थे, ये कैरेक्टर कैसे आए? तो महाकपि जातक एक जातक है। महाकपि जातक इतनी महत्वपूर्ण जातक है कि आप सांची के एक प्रवेश द्वार पर उसका पूरा वर्णन देख सकते हैं। उसको शिल्पों में शिल्पांकित किया गया है। बराबर। पेड़ पर लटके हुए बंदर समूह में, और नीचे राजा बैठा हुआ है। तो महाकपि जातक आप अजंता में भी देख सकते हैं। सेम अजंता और सांची में ज्यादा अंतर नहीं है, वो शिल्पों में, ये पेंटिंग में। तो क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि राजा शिकार करते वक्त उसको कोई शिकार न मिला, इसलिए वो भूख से परेशान था। ठीक है। मगर जब वो नौका से लौट रहे थे तो उन्हें एक फल बहते हुए नजर आया। वो बड़ा फल था आम का। उन्होंने उसको पकड़ा और कहा कि इसको काटो, कम से कम इससे तो भूख खत्म हो जाए। उन्होंने चक्कर देखा तो बहुत टेस्टी लगा। तो उसने कहा ऐसा फल तो मेरे नगर में नहीं मिलता, इसका पता चलो कहाँ से मिलता है। तो सैन्य लोग उसको वहां तक लेके गए और वो फल एकदम फलदार था, आम, और वहां बैठा और बहुत चाव से खाने लगा। कहा कि अब इसको हमारा फल घोषित करो। थोड़ी देर में 80,000 बंदरों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उसका नायक बोधिसत्व एक बंदर था। वो देखकर परेशान हो गया कि इतने अनुशासित आदमी नहीं रहते, बंदर इतने अनुशासित क्यों है। और उन्होंने तीर धनुष्य के साथ सैनिकों को उस पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा कि इस पर एक बंदर भी नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये बात बोधिसत्व ने भाप लिया, जो बंदरों का नायक था। उसने कहा कि हमें उस नदी के उस छोर जाना है, तो उस छोर जाएंगे तो ये मारेंगे, इस दर से जाएंगे तो मारेंगे। तो ऐसा करते कि वहां का एक पेड़ ऐसा लटका हुआ है और नदी का एक छोर ऐसा लटका हुआ है और दोनों में अंतर है। तो ये अंतर को कोई छलांग मारेगा और गिर जाएगा तो समस्या आएगी। ऐसा करते हैं कि एक पैर को, मेरे पैर को उस छोर वाली डंडी में फंसा देते, बांधो और आगे मैं पकड़ के रहता हूँ और मेरे बॉडी से आप क्रॉस करो। तो बोधिसत्व के ऐसे व्यवहार से राजा अचंभित होता है कि ऐसा व्यवहार तो आदमियों में नहीं है, इतना सांघिक भाव उनमें है। और सारे लोग चले जाते हैं, मगर उसका जो भाई होता है, वो बंदर दूसरा भाई, उसको धक्का मारकर गिरा देता है। तो ये कैरेक्टर देवदत्त का कैरेक्टर है। मगर राजा उसको झोली में पकड़ता है। फिर राजा उससे धम्मोपदेश सुनता है और उसको ले जाकर उसका देहांत होता है। तब उसकी याद में उसके नगर में स्तूप खड़ा करता है। ऐसा महाकपि जातक का वर्णन है। यही महाकपि जातक आप सुग्रीव बाली की कथा में आप लेते हो। इस जो पार करना, उसको आप राम सेतु के नाम पर ले रहे हो। तो एक कैरेक्टर, ये इमेजिनेशन करने की जो कल्पना है, वो इमेजिनेशन लोगों को याद रह गया, मगर उसके पीछे जो बौद्ध धर्म की 10 पारमिताएं हैं या आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो सूत्र जातकों के हैं, वो लोग भूल गए, मगर कथा याद रह गई। करेक्ट। उस कथा को चोरी कर लिया। अब दूसरी कथा है साम जातक जी, वो रामायण में रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा। साम जातक में एक बच्चा अपने अंधे माँ बाप को लेकर जा रहा होता सड़क से, मगर उनके माँ बाप को प्यास लगी, इसलिए पानी लेने गया। ठीक है। और ये कथा वाराणसी में होती, ज्यादातर जातकों की कथा वाराणसी में बताई गई है। ठीक है। वाल्मीकि रामायण में कैकेयी और सुभद्रा का स्ट्रगल दिखाया गया है और एक सौतीली माँ कैसे घृणा अभियान करती है वो दिखाया है।
मगर ये सच्चाई नहीं है। अच्छा। लिखने वाले, वाल्मीकि रामायण लिखने वाले ब्राह्मण बहुत चालाक है। हम्म। वो सौतेली माँ को दोष नहीं दे रहे, जी। वो दोष एक घटना को दे रहे हैं कि दशरथ एक बार जंगल में गए हाँ। और एक तीर उसके हाथ से गलती से लग गया और वो श्रावण बाल को लग गया। बराबर। तो फिर वो पानी का घड़ा लेकर, हांडी लेकर आया, वो अंधे माँ बाप को देने लगा। तो उसने गुस्से में आकर श्राप दिया कि बच्चे का शोक कैसे होता है, दशरथ वियोग कैसे होता है, तुम महसूस करोगे। यहाँ ये हमें तुम्हें श्राप देते हैं। तो वाल्मीकि रामायण लिखने वाले ब्राह्मणों ने क्या बताया, वो कह से उसको पुत्र वियोग नहीं हुआ, बल्कि उससे गलती से उस बच्चे को श्रावण बाल की हत्या हुई थी और उसके बदले में उसके माँ बाप ने श्राप दिया था। वो श्राप के कारण उसको पितृ बेटे का वियोग महसूस करना पड़ा, दुख सहना पड़ा। ये कहानी उन्होंने इस ढंग से इंटरप्रेट की। मगर साम जातक कथा कहाँ से चोरी किया उन्होंने? बुद्धिज्म से चोरी किया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के कैरेक्टर बौद्धों के कैरेक्टर है। दूसरा, उसकी पट कथा जो है वो सारी की सारी अलग अलग जातक कथाओं को इकट्ठा करके बनाई गई है। और ये जो जातक कथा है इसका जनमानस पर प्रभाव क्यों होगा? क्योंकि बुद्धिज्म जनमानस का धर्म था और जनमानस को बुद्धा की मेन फिलॉसफी ज्ञात थी। वो फिलॉसफी थी सब अनित्य है। करेक्ट करेक्ट सर। इसमें हम लोग देखते हैं कई बार कि कई लोग बोलते हैं कि आप बोल रहे हो ये जातक से ली, लेकिन इसके सबूत मिलते हैं अलग अलग लोकेशन पे। पंचवटी हो गया, फिर श्रीलंका में हनुमान जी का पैर हो गया, और सीता की कुटिया हो गई, फिर राम का अयोध्या का ये स्पॉट हो गया। तो ये जो पहाड़ हो गए, तो ये हिस्ट्री भी वो बताते हैं कि देखो ये स्पॉट्स भी अवेलेबल है, हम मजाक थोड़ी गए। आपका क्या कहना है? एक बड़ा रिसर्च किताब आया है, बुद्धाज बिग फुट। बुद्धा के प्रतिमा तो बाद में बनी, अशोक काल में बुद्धा के फुट की ही पूजा होती थी। ठीक है। बुद्ध पद की। ठीक है। तो जो श्रीलंका में वो फुटप्रिंट दिखा रहे हैं तो वो बुद्धा के फुटप्रिंट है। वो हनुमान की फुटप्रिंट बता रहे हैं, वो तो बुद्धा की फुटप्रिंट है। क्योंकि तो दुनिया में बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध के ही अस्तित्व है। फर्स्ट सेंचुरी में अमेरिका में बुद्धिज्म फैला था, रशिया में अभी 4 या 5 सेंचुरी की बुद्धा का स्टैचू मिला, अफ्रीका में बुद्धिज्म फर्स्ट सेंचुरी में फैल चुका था। तो आर्कोलॉजिकली दुनिया वालों को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि बौद्ध धर्म जो है ये दुनिया का धर्म कैसे बना, और उसके आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं। ब्राह्मणों का कुछ नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण केवल मिसप्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ब्राह्मण जो है वो बातों का मिसप्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आर्कोलॉजिकली प्रूव कर सकते हैं क्या वो कि ये बात ये है और इसका आधार ये है? आर्कोलॉजिकली प्रूव करने के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है। ओके। तो अभी हम जैसे इंडोनेशिया की बात करें या थाईलैंड की बात करें, तो कई लोग जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप देखो थाईलैंड की तो राष्ट्रीय बुक जो है रामायण है, वहाँ पर जो डांस होते हैं, वहाँ पे जब वो आप जाते हो पहुँचते हो तो डांस दिखाया जाता है, तो वो रामायण की आर्ट पेश करते हैं और वो वीडियोस भी अवेलेबल है आसानी से। वो जातक कथा के दशरथ जातक की कहानी बता रहे हैं, डांस प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका वाल्मीकि रामायण से कोई संबंध नहीं। वाल्मीकि रामायण केवल दुराचार से भरा पड़ा है, नियोग से भरा पड़ा है, कत्लेआम से भरा पड़ा है, शंभुक की हत्या करने से भरा पड़ा है, अपनी ही पत्नी का शक लेने की भरा पड़ा है, भाई भाइयों को टकरा कर मरवाने कैसा चाहिए उसका उपदेश उसमें भरा पड़ा है। तो उसमें क्या है? उसमें है कुछ सच्चाई? बराबर। क्या ये बात थाईलैंड के लोग स्वीकार करेंगे? क्या थाईलैंड के लोगों ने दावा किया है कि राम का जो कैरेक्टर है झूठ बोलना, वो सत्यवचन नहीं था, झूठ था, शंभुक की हत्यारा था, 2 भाइयों में झगड़ा लगाने वाला था, हत्याकांड करवाने वाला था, युद्ध कराने वाला था, ये कैरेक्टर थाईलैंड के लोग क्यों स्वीकार करेंगे? थाईलैंड के लोग तो बुद्धिज्म को स्वीकार कर रहे हैं। बराबर है। और जो आप कह रहे कंबोडिया, कंबोडिया में सबसे बड़ा क्या है? स्तूप है, बुद्धा का स्तूप है। सबसे बड़ी प्रतिमा क्या है? बुद्ध की। और वो जो
राजा थे, उन राजाओं ने बौद्ध जातक कथाओं को ही वहां चित्रित किया हुआ है। वहां भी जातकों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये बात क्लियर होती है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जब लोग कहीं जाते हैं और उन्हें जब रामायण का कैरेक्टर दिखने लगते हैं, छोटे मोटे ही सही, तब वो ये वाले रामायण नहीं है जो वाल्मीकि है, वो दशरथ रामायण की बात हो रही है। जो बुद्ध का राम आपने कहा, वो वाला शब्द वो यूज हो रहा है। सर इसमें एक और चीज आती है कि श्रीलंका को विलन के तौर पे दिखाया जाता है हमेशा से, कि रावण है, ये रावण का देश है, और अभी जाके लोग वहां पे ढूंढने की भी कोशिश करते हैं कि ये देखो राम सेतु है। प्रधानमंत्री ने अभी प्लेन से देखा राम सेतु को और नमस्कार किया। प्लस वहां आप देखोगे कि ये पहाड़ पे रावण का घर हुआ करता था। इस तरीके से जब वो वीडियोज आने लगते हैं, तो आपको आपको क्या लगता है, आप उसको किस तरीके से लेते हो? मीडिया प्रधानमंत्री को माध्यम करके मूर्ख बना रहा है, या बीजेपी नरेंद्र मोदी को आगे करके भारत के और दुनिया के लोगों को मूर्ख बना रहा है? हमारे एक मित्र है मुंबई के, उन्होंने आरटीआई डाला एएसआई को, और उसमें उन्होंने पूछा राम सेतु का आर्कोलॉजिकल एविडेंस आपके पास है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया है राम सेतु है ही नहीं। भारत सरकार ने जवाब दिया वो तो एक काल्पनिक है, वो मिथिकल बात है, उसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। वो उसकी कॉपी में मैं दिखाता हूं आपको एविडेंस के तौर पर। यानी एएसआई मान्य नहीं कर रहा है राम सेतु है, और नरेंद्र मोदी को दिखाई भी दिया। ये बड़ा गजब की बात है। किसको मूर्ख बना रहे हैं? जी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं, राम मंदिर से बना, तो सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पे उसे कहा कि नहीं ये राम का जन्मभूमि है। तो उसका काउंटर करते हुए आप अभी कुछ अप्लाई कर रहे हैं, आप पिटीशन डाल रहे हैं, तो जबकि फैसला आ चुका है, सारा कुछ हो चुका है, तो फिर आप फिर से इस चीज को क्यों मुद्दा उठा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस है, जस्टिस बोबडे, जस्टिस रंजन गोगोई और चंद्रचूड़, ये एक के बाद एक सर न्यायाधीश बने। ठीक है। देखिए इतने सारे जजेस थे, वो उसी बेंच के लोग कैसे जजेस बने, सर न्यायाधीश बने एक के बाद एक। और उसमें ब्राह्मण लोग भी ज्यादा है। ठीक है। एक मुस्लिम है, वो क्यों नहीं सर न्यायाधीश बना, वो सोचने वाली बात है। बाकी सारे सर न्यायाधीश बने। तो वो जजमेंट कोई नया जजमेंट नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया 2010 में, वो इसी आधार पर आया, आस्था और श्रद्धा की बुनियाद पर। उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया जी। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आधार था 2002 में उत्खनन किया हुआ, एएसआई के द्वारा उत्खनन किया हुआ अयोध्या का अयोध्या एक्सकवेशन रिपोर्ट। ठीक है। उस रिपोर्ट को अभी अगर इनको लग रहा है कि फैसला दिया गया है, अगर इनको ऐसा लग रहा है, तो भारत सरकार को हमारी चुनौती है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के दरमियान उस रिपोर्ट को सेंसिटिव मानकर या कानून प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है, रोड़ा बन सकता है, ये मानकर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया 2010 में। ठीक है। और 2019 में भी नहीं किया गया। अब 2025 चल रहा है। अब बीजेपी गवर्नमेंट को और खास करके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वो 2 वॉल्यूम वाला रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। उसमें पेज नंबर 70 पर, अब मेरे पास उसका एग्जैक्ट आधार है, जिसको मैं कह सकता हूं कि पेज नंबर 70 पर ये इस बात का जिक्र किया गया है कि वहां पर सर्कुलर श्राइन मिला। यानी ये जो टर्निंग हुआ, ये जो जजमेंट दिया गया, ये जजमेंट कितना फॉल्स है। पेज नंबर 70 पर एएसआई ने जो एक्सकवेशन रिपोर्ट किया, उसके अंदर उस मॉस्क्यू के बीचों बीच कुछ उन्हें गोलाकार संरचनाएं मिली, लगातार खड़ी हुई। एक गोलाकार संरचना नहीं मिली, यानी वहां ओटिव स्तूपास मिले। बराबर है। जो सर्कुलर श्राइन था वो एक नहीं था, कई थे, एक दूसरे को लगे हुए थे, तो वो मिले। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम वकील जो थे जफरयाब जिलानी, उनका जिक्र किया है ये अभी वाले जजमेंट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शुरू में तो मुस्लिम पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उस
ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष है। ठीक है। ये मानने के लिए तैयार नहीं था, वो कह रहे थे यहाँ कुछ जमीन प्लेन थी और यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये इसके लिए राजी नहीं था, मगर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो सर्कुलर श्राइन के ऊपर, गोलाकार संरचना के ऊपर जब बहस चल रही थी, तो एक दिन जफरयाब जिलानी ने एक नोट्स कोर्ट के सामने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के सामने प्रस्तुत किया और उस पर युक्तिवाद करते हुए कहा, वो गारंटी से हम कह सकते हैं कि वो स्तूपा के अवशेष है। अच्छा। यानी मुस्लिम पार्टी ने दावा किया कि वो जो गोलाकार संरचना है, वो गोलाकार संरचना कोई और नहीं है बल्कि स्तूपा के अवशेष है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो लोग पहले मानते थे कि कुछ भी नहीं है, चलो वो कुछ तो भी मान रहे हैं, वो बात की बात है, वो क्या है। यानी सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने ये बात अच्छा किया, रिकॉर्ड कर, पुरानी बात को रिकॉर्ड लाया। अगर बौद्ध अवशेष है ऐसा मुस्लिम पार्टी कह रहा था, तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या पुराने रिपोर्ट्स को या पुराने दस्तावेजों को या ह्यूएनसांग और फैयान के रिकॉर्ड्स को या कनिंघम के रिकॉर्ड्स को आधार बनाकर इस बात को वेरीफाई किया क्या, जो जफरयाब जिलानी कह रहे थे? क्या युक्तिवाद किया उन्होंने दोनों कोर्ट में कि वो स्तूप नहीं है, वो शिवलिंग है। अरे अब इनको क्या कहा जाए, इनको मूर्ख भी नहीं कह सकते। अगर बात राम की चल रही है तो आर्गुमेंट में शिवलिंग की चर्चा कहां से लाई तुम लोगों ने? जिस जगह को तुमने आस्था और श्रद्धा के आधार पर राम का बर्थ प्लेस घोषित किया, उस जगह को इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो शिवलिंग है, इस पर आर्गुमेंट किया और फैसला तो राम के समर्थन में दिया। अगर केस राम की चल रही थी तो बहस शिवलिंग की क्यों कर रहे थे? ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं? इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी बात, वहां पर बुद्ध की मूर्तियां मिली, वहां पर जो है खुले तौर पर बुद्ध की मूर्तियां मिली। मैं इसको कोट कर रहा हूं, पेज नंबर उसमें रजिस्टर दिए। एक अच्छी बात है, भले ही इंटरप्रेट करते समय उन लोगों ने शासक जाति के दबाव में आकर भले कुछ लिखा हो, मगर जो मिल रहा था डे टू डे, उन्होंने हर दिन रजिस्टर में समराइज लिखा गया और उस समराइज नोटिंग को अपेंडिक्स में जोड़ा गया रिपोर्ट के। ठीक है। तो रजिस्टर नंबर 51, क्रमांक 51, रजिस्टर नंबर 1069 पर लिखा हुआ है, मानवीय मूर्ति जिसके कमर का ऊपरी हिस्सा और जंघे के नीचे का हिस्सा टूटा हुआ है, बायां हाथ घुटने पर टिका हुआ है, दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठा है, अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करके मूर्ति का हिस्सा स्पष्ट बनाया है। ये गुप्तकालीन मूर्ति है, ये बुद्ध का वर्णन है। एक जगह रजिस्टर रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 181 पर लिखा है कि चिवरधारी मूर्ति हमें मिली है। तो चिवर का संदर्भ क्या है? इस रिपोर्ट में उष्णिशा एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसको उष्णिशा है। उष्णिशा किसको होता है? बुद्ध को होता है। इसमें यह भी कहा गया है कि त्रिरत्न मिले हैं, पद्म मिला है, चक्र मिला है, यहां तक कि यह कहा गया है कि अशोक कालीन शिलालेख के टूटे हुए अवशेष मिले हैं। तो लगभग 5 स्तर में एएसआई के रिपोर्ट में वर्णन है। तो लास्ट वाला जो पीरियड मिला है, वो पीरियड मिला है मौर्य पीरियड। बाद का पीरियड मिला है गुप्त पीरियड, बाद का पीरियड मिला है कनिष्क पीरियड, और लास्ट वाला चौथे नंबर का जो पीरियड मिला है, तो वो पीरियड मिला है 11वीं शताब्दी का गढ़वाल डायनेस्टी पीरियड। और लास्ट वाला पीरियड मिला है बाबर का पीरियड, यानी आक्रांता मुस्लिमों का पीरियड। तो यहां पर लेकर मामला अटक गया डिबेट में। तो जो कुमार देवी है, कुमार देवी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया, ऐसा कोर्ट में युक्तिवाद किया गया। मांझी और मनी के द्वारा ये रिपोर्ट बनाया है और इस रिपोर्ट में स्पष्ट ये कहा गया है कि कुमार देवी के द्वारा पुराने स्ट्रक्चर को और नए स्ट्रक्चर को मिक्स करके एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया है, मगर ये उसमें नहीं कहा गया कि राम मंदिर है।
एक्सकेवेशन जो रिपोर्ट है केवल इतना ही कहा गया है कि कुमार देवी के द्वारा यहाँ की संरचना को दोबारा बनाया गया है, ठीक है, मगर वो राम का है ये स्पष्ट उस रिपोर्ट में नहीं कहा गया है। 2003 में ही मिस्टर मनी जो उसके हेड थे, उन्होंने पुरातत्व एक मैगजीन में एक आर्टिकल छापा है उत्तर प्रदेश के जर्नल में, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि कुमार देवी का कितना कंट्रीब्यूशन है उत्तर भारत में बौद्ध धर्म बचाने में। तो उन्होंने विद एविडेंस ये लिखा हुआ है कि सारनाथ में 9 मंजिला बुद्ध विहार कुमार देवी जो बौद्ध रानी थी गोविंद चंद्र गहड़वाल की द्वितीय पत्नी थी, जो पाल डायनेस्टी की थी, और उसने 9 मंजिला बुद्ध विहार सारनाथ में बनाया था। तो उस आधार पर मनी के ही आधार पर अगर, और वहां 26 लाइन का अभिलेख मिला है धम्मिक स्तूप के पास, जिसमें वो कह, उसको अशोक राजा भी मालूम है, उसने अशोक राजा का भी जिक्र किया है, और मैं बुद्ध अनुयायी हूँ और अशोक राजा की तरह ही मैं बौद्ध धर्म की प्रोटेक्शन कर रही हूँ, और जो कोई भी बौद्ध वास्तु को नष्ट करेगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा, ऐसा आदेश कुमार देवी कर रही है। तो कुमार देवी ही बौद्ध स्थान को तोड़कर मंदिर बनाएगी क्या? नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ये बात सही है। अब सवाल है, आपने कहा कि हम पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो पिटीशन क्यों दायर कर रहे हैं जी? क्या वो लोग स्वीकार करेंगे क्या? घर घर में मोदी, घर घर में राम, ऐसे नारे लगाकर 2024 का चुनाव लड़ा गया है जी। यानी इस ढंग से उन्होंने राम को भी बीजेपी का कार्यकर्ता बना दिया। घर घर में वोटर होते, घर घर में राम कैसे होगा? तो उन लोगों ने जजेस को ब्लैकमेल करके उनको जैसा चाहिए वैसा फैसला सुनाया, आर्कोलॉजी के आधार पर वो फैसला नहीं है। बराबर है। बदले में रंजन गोगोई को राज्यसभा सीट देकर मुंह बंद कर दिया, बदले में बोबड़े को सर न्यायाधीश बनाकर मुंह बंद कर दिया, बदले में चंद्रचूड़ को भी कुछ न कुछ अभी मिलने वाला है, क्योंकि चंद्रचूड़ ने रिटायर होने के पहले बयान दिया कि रात को राम के साथ उनकी मीटिंग होती थी और सवेरे वो कोर्ट में आकर वो बक देते थे जो राम ने उनको रात को बताया। सोच रहा हूं कि चंद्रचूड़ के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालू, सोच रहा हूं, इसके ऊपर भी प्लान है हमारे पास कि चंद्रचूड़ के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस डाली जा सकती है रिटायरमेंट के बाद। अब वो रिटायर हो गए, उनको वहां कटघरे में खड़ा करना होगा। राम को कैसे मिले थे, कौन सी जगह मिले थे, मोदी को तुमने गणपति आरती के लिए कैसे बुलाया, कौन से कानून के संविधान के प्रावधान के तहत बुलाया, उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। मगर अब हम जो जा रहे हैं किस आधार पर जा रहे हैं जी? जो डिस्प्यूटेड लैंड था 2.77 एकड़ है, ठीक है, जो मॉस्क्यू और मंदिर की डिस्प्यूटेड लैंड है। फैसला कितनी जगह पर आना चाहिए? 2.77 एकड़ पर। 2.77 एकड़ पर फैसला माननीय ब्लैकमेल किए गए माननीय जजेस के द्वारा दिया गया, और उन्होंने मुस्लिम पार्टी को शांत करने के लिए दूर वाली जगह 5 एकड़ जगह देकर उनका मुंह बंद कर दिया। मुस्लिम नेताओं ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, चुप नहीं होना चाहिए था, उनको और एक पुनर्याचिका डालने का अवसर था, मगर उन्होंने क्यों नहीं डाला? एक सवाल है। जो हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, मगर लास्ट में उन्होंने पीछे क्यों कदम उठाया? एक सवाल है। खैर, उसके बाद 2 पार्टी की बहस थी, तो एक पार्टी को चुप कर दिया। विनीत मौर्य एक अयोध्या के ही एक व्यक्ति थे, बुद्धिस्ट थे, ओबीसी के थे, उनकी भी एक केस चल रही थी, उनकी केस को साइमल्टेनियसली चलाया, बाद में उनको आउटडेटेड कर दिया। ठीक है, यानी बुद्धिस्ट पार्टी की केस ऑलरेडी पेंडिंग थी, मगर उसका फैसला ही नहीं हुआ। विनीत मौर्य उनका नाम है, और वो जो जगह थी 2.77 एकड़, वो जगह उन्होंने हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों को दिया। फिर राम मंदिर ट्रस्ट बना, राम मंदिर ट्रस्ट में कोई बैकवर्ड नहीं है, नाम हिंदू का लिया, काम ब्राह्मणों का आसान हुआ। अब उसके बाद कोर्ट ने उनको आदेश दिया राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए योगी सरकार को, और योगी सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने में पहल किया, और फैसला आते ही 77 एकड़ जगह राम मंदिर ट्रस्ट को एलोकेट किया।
ठीक है। जबकि जगह थी 2.77 एकड़। दिसंबर 2023 तक ये जगह बढ़कर हो गई 108 एकड़। अब डिस्प्यूट यहां से शुरू हो गया, समाधान नहीं हुआ। और इसके लिए सबसे बड़ा गलत काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। अगर आप वो जगह हैंडओवर कर रहे हो और लंबा एरिया आप राम मंदिर ट्रस्ट को दे रहे हो, तो क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोई आपत्ति लिया क्या? वो रिकॉर्ड में है क्या? अभी तक कोई रिकॉर्ड में नहीं है। तो क्यों डिस्प्यूटेड बन गई अभी लैंड? अब इतना डिस्प्यूटेड हो सकता है, भारतीय समाज को, नेशनल मीडिया अगर इस बात को सही उठा ले, इस बात को अगर आम बहस का मुद्दा बना ले आर्कियोलॉजिकल आधार पर, हो सकता है राम मंदिर का मामला रुक सकता है। क्योंकि फाइयान और युवन संघ ने 7th सेंचुरी और 4th सेंचुरी में वहां कोई राम का मंदिर नहीं देखा। बराबर। वहां उन्होंने क्या देखा? वहां उन्होंने संगाराम देखा। कितने संगाराम थे? तो कई मल्टीपल स्टोर बिल्डिंग था और लगभग 3,500 मंक्स वहां रहते थे 7th सेंचुरी में। दूसरा उन्होंने क्या देखा? दूसरा उन्होंने 4 बड़े स्तूपास देखे। 1857 का गदर विफल हो गया, जो मुगल और पेशवा ब्राह्मणों का समझौता था। यानी आज के मुसलमान भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 1857 के गदर को चलाने के लिए ब्राह्मणों की फट चुकी थी, पेशवा ब्राह्मणों की, तो उन लोगों ने मुगलों की मदद ली। बराबर। और जब वो हार गए तब वो ब्रिटिश लोगों की तरफ झुक गए, माफीनामे लिए, कोई मर गए या कोई सरेंडर हो गए। तो जो 1857 का गदर हो गया, और बाजीराव कानपुर देहात में रहता था विठूर नामक संस्थान में, तो उसने उस एरिया का ब्राह्मणाइजेशन बड़े पैमाने पर किया और वही वजह थी 1857 का गदर करने की। और उसके बाद हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ अयोध्या में, मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा किया गया। और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर मेजर जनरल कनिंघम की नियुक्ति की गई कि इस विवाद का समाधान कैसे करेंगे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इसका परीक्षण करना होगा और उसके लिए एक स्वायत्त संस्था बनानी होगी जो साइंटिफिक तरीके से काम करेगी। तो उसके लिए एएसआई का गठन हुआ 1860 को। 1860 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ, जो आज भी चल रही है। तो उसके द्वारा, कनिंघम के द्वारा वहां उत्खनन किया गया, परीक्षण किया गया, सर्वे किया गया। और 1862 में 5 रिपोर्ट्स के नाम पर एक बड़ा रिपोर्ट 1862 में पब्लिश किया गया, 1865 में पब्लिश किया गया। और उस रिपोर्ट में अयोध्या के सिलसिले में डिटेल में जानकारी है। और उन्होंने एग्जामाइन किया कि जिसको आज ब्राह्मणवादी नाम दिया, सुग्री पर्वत, मणि पर्वत, कुबेर पर्वत, ये 3 पर्वत है, ये तीनों के नाम आज ब्राह्मणवादी है, मगर ये मौर्य के द्वारा बनाए गए स्तूपाज है। अब डिस्प्यूट ये खड़ा हो गया कि वो मणि पर्वत थोड़े अंतर पर है, मगर उसके ऊपर अभी उन्होंने जय श्री राम वाले खंबे गाड़ दिए। यानी देखो इनकी चालाकी। जो लैंड कनिंघम के द्वारा या एएसआई के द्वारा ये चारों जो स्तूपास है या जो बुद्धिस्ट लैंड है वहां की, उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया है। इसके बावजूद उन स्तूपा पर खंबे गाड़ दिए गए और जिसके ऊपर जय श्री राम के शब्द लिखे गए हैं। तो उसमें कुबेर एक पर्वत है, और कुबेर पर्वत जो राम मंदिर बन रहा है उससे आप अगर गूगल पर भी सर्च करोगे तो 250 फीट अंतर है, मंदिर के दीवार के अंदर है, बरामदे में है। और ये जानकारी मिल रही है कि कुबेर पर्वत को राम मंदिर ट्रस्ट के लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और उसी के अंदर बुद्धा की रिलीक कास्केट है। अभी ये ज्यादा संभावना है कि राम मंदिर ट्रस्ट के लोग आरएसएस के साथ जुड़े हुए, आरएसएस के मोहन भागवत के निगरानी में वो सारा काम चल रहा है। और वहां तो उन्होंने सारे पंडों का एक सेमिनार भी लिया था और उन्होंने टेम्पल मैनेजमेंट नाम की एक स्कीम लाया। तो यानी दोबारा जाति वर्ण व्यवस्था को प्रैक्टिस करने वाली संस्थाएं बनानी है उन्हें। तो जो कुबेर पर्वत है उसके अंदर बुद्धा की रिलीक कास्केट है, और राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा उस स्तूप को तोड़ने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि उसके प्रीमाइसेस में और राम मंदिर बनाने के लिए कुबेर पर्वत अड़चन आ रही है, समस्या आ रही है। बराबर।
ओके। तो महा तो जो संग्राम था वो कहा गया, जो कुबेर पर्वत है उसको क्षति पहुंचेगी, उसके अंदर बुद्धा की रिलीक कास्केट है जी। मैं भी लास्ट वीक गया था बनारस, तो उन्होंने बीएचयू ने भी वहां पर उत्खनन किया था, उसका रिपोर्ट की कॉपी लेने के लिए मैं गया था, तो उनका एक रिपोर्ट मुझे मिल गया है और वो मैं अभी कोर्ट में सबमिट करने वाला हूँ। कनिंघम ने कहा यह बुद्धा के रिलीक कास्केट है, तो इन्होंने भी कहा है, इन्होंने भी मान्य किया है बीएचयू ने कि कुबेर पर्वत में, जिसको आज कुबेर पर्वत कहा जाता है, उसके अंदर बुद्धा की रिलीक कास्केट है। ओके। तो खतरे में कौन है अभी? बुद्धिज्म है। उन्होंने मस्जिद तो अल्टरनेट बना ली, मगर स्तूपा को अल्टरनेट नहीं बनाया जा सकता। बुद्धा की रिलीक कास्केट डिस्ट्रॉय होकर हो जाती है तो भारत में नरसंहार हो सकता है, भारत में गृह युद्ध हो सकता है जी। और बौद्ध राष्ट्र के लोगों को चिढ़ाने का काम आरएसएस और बीजेपी को नहीं करना चाहिए। बुद्धा केवल भारतीय लोगों का आस्था का या प्रेरणा का केंद्र नहीं है, बल्कि दुनिया का प्रेरणा स्रोत है। और बुद्धा के रिलीक कास्केट के ऊपर अगर जेसीबी लगाकर तोड़ दिया जाएगा तो भारत में गृह युद्ध हो सकता है, या बौद्ध राष्ट्रों को चिढ़ाने का या भारत पर अतिक्रमण करने का या हिंसा भड़काने का एक मामला आरएसएस के ऊपर आ सकता है। बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इस चैनल के जरिए से मैं आम लोगों को बताना चाहता हूं, और मैं डोंगरे जी को वो फोटोग्राफ भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे जो मैं बता रहा हूं वो स्क्रीन पर दिखाई दिया जा सके। कनिंघम के द्वारा एक जगह ढूंढी गई थी और उसको नोटिफाई किया गया था, और वो जगह को बाद में 1977 को एएसआई के द्वारा भी एग्जामाइन किया गया। दिलीप चक्रवर्ती नामक एक बड़े इंटरनेशनल आर्कोलॉजिस्ट है, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने भी उनकी किताबें उसके फोटोग्राफ के साथ उसको मान्य किया है। मगर दुखद बात है, जब अयोध्या का फैसला देना था तो मोदी गवर्नमेंट ने दिलीप चक्रवर्ती को पद्म भूषण पुरस्कार भी दे दिया और उन्होंने स्वीकार भी किया बीजेपी के राजकाल में। तो ये आर्कोलॉजिकल आधार पर, जहां राम घाट है मंदिर के ही बगल में शरयू नदी के कॉर्नर पीस पर जहां राम घाट है, तो वो स्नान करने की जगह जहां राम डुबकी लगाकर स्वर्ग गए थे, ऐसी मान्यता है। उसकी सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर आते तो एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है नागेश्वर नाथ टेम्पल, और उस नागेश्वर नाथ टेम्पल के अंदर पंखुड़ी वाला शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, मगर उसको पंखुड़ी है कमल की। तो कनिंघम, एएसआई का 1977 का रिपोर्ट और दिलीप चक्रवर्ती का रिसर्च किताब और मनी का भी एक रिसर्च आर्टिकल, जिन्होंने अयोध्या का उत्खनन किया, वो भी मान्य करते हैं ये सम्राट अशोक का शेर स्तंभ का टूटा हुआ हिस्सा है, जिसको शेर को जमीन में उल्टा गाड़ दिया है और कमल की पंखुड़ियां साफ दिखाई देती है। और चक्रवर्ती तो ये कहते हैं कि अगर इस विवादित जगह का अगर समाधान करना है तो केवल नागेश्वर नाथ टेम्पल का उत्खनन करो, जहां अशोक राजा का इंस्क्रिप्शन भी मिलेगा, वहां टूटे हुए हिस्से मिलेंगे और अयोध्या की सारी बातें खुलकर सामने आएगी। मगर अभी तक एएसआई, बुरा लगता है, एएसआई नकारापन का काम किया और एएसआई के डायरेक्टर जनरल ने, उसके पास पूरी अथॉरिटी होने के बावजूद, उसके रिपोर्ट में ये बातें दर्ज होने के बावजूद नागेश्वर नाथ टेम्पल का उत्खनन नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि अयोध्या ही साकेत है, और साकेत का जो निर्माता है, साकेत नगरी जो है वो बुद्धिस्ट प्लेस है, जहां पर शाक्य मुनि तथागत बुद्ध 6 वर्ष रुके थे और त्रिपिटका के महत्वपूर्ण सूत्र का निर्माण वहीं पर हुआ था। तो उस हिस्टोरिकल जगह को एक्सकेवेशन करना चाहिए, और वो जो 3 स्तूपा आज है, उन 3 स्तूपा को बीएसआई ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की घोषित किया है, वहां कोई इंच भर जगह को तोड़ नहीं सकता। एएसआई का डायरेक्टर जनरल जिंदा है, वो मर नहीं गया, इसके बावजूद वहां खड्डे खोदकर जय श्री राम के खंबे कैसे गाड़ दिए गए। ये सारी बातें अब कोर्ट के दायरे में हम लेंगे और जनता के कोर्ट में भी हम इसको लेके जाएंगे। बिल्कुल। हमें मालूम है भारत की न्यायपालिका पूर्ण रूप से बिक चुकी है। जजेस कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ब्राह्मण जजेस को चुना जाता है। अब देखते हैं, एक अम्बेडकराइट नेता का बच्चा सर न्यायाधीश बना हुआ है,
जो मोदी के बीच बीच में तारीफ करते हैं, हो सकता है उनके सामने ये मामला खड़ा हो जाए तो हम खरी खरी सुना देंगे। वो अगर सच्चे आम्बेडकराइट है, संविधान और कानून को मानने वाले हैं, तो उनको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का समर्थन करना होगा। करेक्ट। नहीं तो वो मोदी के गोद में बैठे हैं कि नहीं है, ये उनको भी व्यवहार से सिद्ध करना होगा। ये कोर्ट केस हम जल्द ही, संभावना इस हॉलीडे कोर्ट को छुट्टियां लगने के पहले हम दाखिल करने की तैयारी में है। ये उसका अपडेट था। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे से आपने जातक भी बताया और आप एक्चुअली अब करने क्या वाले हैं वो भी बताया। तो वन मोर टाइम मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने इतना डिटेल में ये सारी चीजें हमारे सामने। Yes. हम आपके चैनल के जरिए से महाभारत जातकों की चोरी कैसे करके बनाया है, गीता, भगवत गीता, बौद्ध तत्व ज्ञान की चोरी करके कैसे बनाया गया है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली करेंगे और हम हमारे दर्शक डेफिनेटली इसका वेट करते रहेंगे। टिल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।